बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वक्त की पाबंदी कीजिए, क्योंकि अगर आपका वक्त जो है वो गुजर जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती है। जैसे आज मुझे दौड़ लगा के आना पड़ रहा है। वक्त की अहमियत जो लोग समझते हैं वो ज़िंदगी में नाकाम कभी नहीं होते। इसके साथ साथ सर्दी की अहमियत को भी समझ लीजिए। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, अपनी केयर कीजिए। हमने आगे चल के आपको बताना है कि सर्दी की शिद्दत आज और आने वाले दिनों में मैक्सिमम कितनी रहेगी, आपको किस तरह से एहतियात करनी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे कि आपको बताएं कि सर्दी में आपको कौन कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। ऑल्दो सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खाते हैं और फिर आप मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। खैर, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। हमारी खबरें कौन सी हैं? आज की टॉप स्टोरीज। इंसाफ ट्रेडर्स विंग दुकानों की 8 बजे बंदिश नाकाम बनाने का प्लान मुतहर्रिक। मार्केटें जल्द बंद करने पर सख्त रद्द अमल देने का फैसला। और मसला बढ़ता चला जा रहा है जी। लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। मैदे की बोरी 12,000 रुपए तक पहुंच गई। और तवानाई बहरान भी संगीन होने जा रहा है। लोड शेडिंग के झटके। शहर में हर 4 घंटे बाद 1 घंटा बिजली की तवील बंदिश। और 2 साल बाद पीएचए को होश आ गया। यहाँ लोगों के होश उड़ते जा रहे हैं और पीएचए को फाइनली होश आ गया। चलें आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हर जुबान ज़द आम है, क्या ये वाकई मुआशी कत्ल है? क्या ये बेहतरी है? लोड शेडिंग की सूरत हाल जो आपके सामने है। हम पहली खबर की तरफ चलेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम है, शुक्र है। खुशी नहीं महसूस होती कि हम इन फैसलों से बालातर हैं, चाहे 8 बजे का वक्त हो, चाहे 7 बजे का वक्त हो? ताड़ा टाइम नहीं बदलना आमिर भाई। नहीं कोई नहीं। इसमें कोई अच्छे फैसले होते हैं तो खुशी होती है। और इसमें क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक बिजनेसमैन फैमिली से है, सारे दुकानों पे ही होते हैं, तो मुझे भी खुशी है कि वो भी अपने टाइम पर अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। मेरे भाई, मेरे समझने की बात है, अगर सब लोग जो हैं तो वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो मुझे तो ना कोई इंसाफ ट्रेडर विंग चलानी है, ना कोई मुस्लिम लीग नून ट्रेडर विंग चलानी है। आप ये सोच लें, आपने मुझे तो इंसानियत का प्रचार करना है। और इंसानियत ये है कि अल्लाह ताला ने सुबह फजर से मगरिब तक का जो टाइम है वो काम के लिए बनाया। कुदरत का कानून आपके सामने दिन जब है और जब रात हो जाए। ना आपको बताऊं, मैं यहाँ जब मकान बना रहा था अपना, तो कोई मुगल टिम्बर्स हैं मुल्तान रोड पे, मैं उनके पास गया अपने दरवाजे लेने के लिए, तो मुझे पता चला कि वो मगरिब की अजान के वक्त शटर गिरा देते हैं और दुकान बंद कर देते हैं। मगरिब की नमाज इकट्ठे अदा करते हैं बाप बेटा, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। आपको अपना ज़हनी इत्मीनान, सुकून। और कल मुझे उज़ैन शाह ने बताया कि जोरिया बाजार जो कराची है उसकी भी यही रूटीन। वो आप जोरिया बाजार को समझे कि शालम, मकबरी मंडी, आजम कलात मार्केट, ये इस तरह का एक मार्केट है वो। यानी ये 3-4 मार्केटें मिला लेना तो एक मार्केट बनती है। उसमें उर्दू बाजार, नारकली भी शामिल कर। अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है वो। जोरिया बाजार मगरिब के वक्त बंद होगा। तो जब ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो ताजिर क्यों कहते हैं? और ये सारे ताजिर जितने हैं, खालिद परवेज ले लें, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब को ले लें, लियाकत सेठी को ले लें, किसी को ले लें, ये सारे ताजरों से पूछो कि जोरिया बाजार का ताजर अमीर है कि आप अमीर हैं? लेकिन आमिर भाई इसमें एक और चीज अब भाई ये सिर्फ बात आप सिर्फ ये करें कि सुबह आप जल्दी दुकान खोलें। मुझे पता है कि भाई 8 बजे मार्केट्स बंद होनी है, तो मैंने अपनी अशिया ज़रूरिया लेनी है कि नहीं लेनी है। यही आजम क्लाथ मार्केट थी ना, सॉरी मैं साई साहब आपकी बात काट दी, आप बात ज़रूर करें। यही आजम क्लाथ मार्केट थी। मेरी सारी की सारी फैमिली वहाँ पे काम करती है। रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। पूछ ले किसी से भी आजम क्लाथ मार्केट के बंदे से। एक दिन बैठ के उन्होंने सोचा कि यार हम किस रेस में पड़ गए, हम तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं रहे। सुबह 9 बजे दुकानें खोलते, रात को 2 बजे, किसी को कुछ पता नहीं, होश नहीं है, खाने का भी होश नहीं है। ऐसे ही उन्होंने टाइम फिक्स किया, 8 बजे दुकानें बंद होगी। आज आजम क्लाथ मार्केट 8 बजे। क्या ताजर गरीब हो गए, फकीर हो गए? तो फिर कौन सा मुआशी कत्ल हो जाएगा इनका? ये जो सख्त रद्द अमल है, ये सख्त रद्द अमल तो सियासी है। ये इंसाफ ट्रेडर विंग है कहाँ पे? पहले मुझे ये बताएं कौन सी मार्केट्स में ये आती है?
ये भी इतनी बड़ी खबर लगा दी, मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती है। खबर तो ये लगनी चाहिए थी कि ताजर जो हैं, जो ताजर तबका है उसमें से बहुत सारे लोग इसके हामी हैं। अना भी केबल की आंसर है आपकी। नहीं, मैं अगर अभी आप ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस कदर सर्दी की शिद्दत है, मैंने कल भी ये बात की थी, हम लोग तो 7 बजे के बाद बाहर जिस तरह धुंध होती है, जितनी शदीद सर्दी है, साई साहब कौन निकलने का सोच रहा है? अना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे भाई ने बड़ा जज्बाती सा एक बयान दिया है। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि आपका पर कैपिटा इनकम क्या है। क्या लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि वो शाम 6 बजे या 7 बजे दुकानें बंद करके अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अमर भाई ने बात की है कि वो शटरिंग वाला, उसका 6-7 बजे के बाद काम ही कोई नहीं। वो दुकान बंद भी हो जाए तो कोई ऐसा इशू ही नहीं, लोग दिन के टाइम ज़्यादातर काम होता है। जो दीगर मार्केट्स हैं, कपड़े की हो गई या इस तरह की जितनी भी हाल रोड हो गया, फीसेंट हो गया, इनको बंद होना चाहिए 6-7 बजे। लेकिन कुछ ऐसी मार्केट्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो हमारी जो सोसाइटी में शाम के औकात में ही चलते हैं, उस पर थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बाकी ये जो सियासी एक नंबर गेम की जा रही है, कोई नून लीग ट्रेडर विंग आ रहा है, कोई पीटीआई ट्रेडर विंग आ रहा है, तो इनको छोड़ के जो अपने बुनियादी मसाइल हैं हमारे मुल्क के, हमें जो क्राइसिस का शिकार है उसको फोकस। लेकिन ये है कि बड़ी लेट, बड़ी ताखीर के बाद बड़ी लेट इनको याद आया कि अब ये मुआशी कत्ल हो रहा है और ये हो रहा है। ये अगर पहले ऐसा हो जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती, तो आज हमें इस क्राइसिस का सामना ना करना पड़ता। 2016 में भी गवर्नमेंट यही लाना चाह रही थी कानून, जो आपने कारोबार की बंद की, हम हक हैं। सॉरी हमारे भाई का मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। और नून लीग जो इलेक्शन हारी है ना, ज़िमनी इलेक्शन, जो हमजा शहबाज इलेक्शन आ रहे हैं, गवर्नमेंट से जाने की वजह भी मैं आपको बताऊँ यही है। मैं जहाँ पे इलेक्शन कवर कर रहा था जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो आपको पता है हमजा शहबाज ने एक डिसीजन किया था जी कि मार्केटें शाम 8 बजे बंद हो जाए। तो मैंने वो बाज़ार में, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना है, गड़ी शो मेन बाज़ार में आगे सारे, मैंने उनसे पूछा कि आप सारे लोगों ने झंडे तो नून लीग के लगाए हैं, तो आपके पूरी तमाम की तमाम वार्ड से पीटीआई जीत गई। उन्होंने कहा कि हमारा काम ही शाम 5-6 बजे शुरू होता है, तो इन्होंने बड़ी सख्ती करके हमारा तो कारोबार ही बंद कर दिया, तो हम कैसे वोट दें? तो ये गैर मारूफ डिसीजन आपको करना पड़ेंगे अगर आप अपनी इकानमी बचानी है और अगर चीज़ें बेहतर रखनी है। ये मैं साहिब साहब आप दो बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रेस्टोरेंट्स को टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। वो शाम के औकात में ताजर भी दुकान बंद करता है, अगर रेस्टोरेंट पे जाना चाहता है तो जाएगा। मैं भी अगर अपनी जॉब पे ख़त्म करके 7-8 बजे निकलता हूँ यहाँ से, तो मुझे भी 9-10 बजे घर पहुँच 9 बजेंगे वहाँ से जाते हुए, लेकिन आपने 10 बजे उसका टाइम कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो उनका काम 2:30-3 बजे शुरू होता है और उसके बाद उनको 8-10 घंटे मिलने चाहिए और वो काम होना चाहिए। और लेकिन बाकी जो मार्केट्स हैं ये सारी 7-8 बजे बंद हो जानी चाहिए। ये ताजरों को खुद से भी फैसला कर लेना चाहिए। अभी आपके पास इतना, जितनी सर्दी की शिद्दत है, शॉपिंग के लिए कौन रात को 9-10 बजे घर से बाहर निकलता है और शॉपिंग के लिए जाता है? ये सब चीज़ें देखनी भी चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से आने वाले टाइम के लिए हमें बिजली बचानी है, ये तो आपको गर्मियों में पता चलेगा आमिर भाई, कि जो लोड शेडिंग के हालात रहेंगे। अभी ये हालात है, हमने आगे चल के खैर डिस्कस करनी है लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये समझ से बाहर है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, अभी हमने मार्केटों की बंदिश की बात की, मुझे लगता है ये मामला साथ ही जुड़ा है। जो बिजली की बंदिश है आजकल, जो लोड शेडिंग है, वो समझ से बाहर है। वो लोड शेडिंग हो क्यों रही है, मामला और इसके पसे पर्दा क्या वजूहात है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद और समटाइम 1 घंटे से ज़्यादा भी बिजली बंद हो रही है। और हफ्ते में वो एक दिन जब मेरे ख्याल से सुबह 9 से 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक लाइट जाती है, वो भी दिन है आमिर भाई, मंगल वाला दिन है वो। हाँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि आपकी और मेरी राइस का बिल्कुल भी है। मंगल वाला दिन। नहीं, वो बहुत सारे इलाकों में देखिए आपको समझ क्यों नहीं आती है, सर्दियों में हमारे डैम्स का पानी जो है वो आना बंद हो जाता है। दरियाओं में, दरिया जो है वो बर्फबारी हो जाती है तो बंद हो जाते हैं बेशतर दरिया, और पानी की तादाद बहुत कम हो जाती है। हम वाटर जो रेजरवायर्स हैं जिनको डैम्स बोला जाता है, उससे भी बिजली बनाते हैं, वो बिजली ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर आपको ये समझ आ रही है कि पेट्रोल और फर्नेस ऑयल की कीमतें जो हैं वो आसमान को जा रही है और पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। ये जो 8 बजे की दुकानें बंद और ये सब, ये इसीलिए है कि 61 अरब रुपया कहाँ से बचना है, वो इसी इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। और सर्दियों में क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती, मतलब उसमें कोई रोज़मर्रा के मामूर जो हैं आपके वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि आप घर में हो तो सर्दी की वजह से आपको ज़रूरत नहीं है कि पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो या कुछ चीज़ चल रही हो,
तो अगर आपके पास एक आध कोई सोलर पैनल है, जो कि अब हर एक घर में तकरीबन एक पैनल तो है, तो लाइट जल जाती है। तो ये इस तरह से नहीं है। दूसरा, आपने इसी खबर के अंदर भी पढ़ा होगा कि 11 जो पावर स्टेशन है वो धुंध की वजह से हुए। अब ये भी तो इफेक्ट आना है किसी न किसी के ऊपर। मुझे अब आपकी बात पे एतराज ये है, धुंध के असरात हम भुगते, गर्मी शदीद है, असरात हम भुगते, तब भी अभी हम ये कह रहे हैं कि जी आपने जो रीजन समझाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, बिजली नहीं है। एक दिन मेंटेनेंस के नाम पर आप पूरा दिन बिजली गायब कर देते हैं, गर्मी आएंगी फिर हमारे नसीब में लोड शेडिंग है। ये देखें ना, एक चीज है, आमिर भाई बात सुने ना, कोशिश कर रहे हैं आप जो हम वकालत कर रहे हैं ना, खोखर साहब वाली बात है, मैं समझ रहा हूँ। ये देखें, जब CNG स्टेशन बने थे तो उस वक्त नहीं पता था कि हमारे मुल्क में गैस की कमी है, हमारे ज़खायर कम होंगे। बिल्कुल। तो आप उस वक्त चीज़ें मैं नहीं करते ना, आप उसको ना शुरू करते। लोग अच्छे भले पेट्रोल पे थे, वो डीजल को इस्तेमाल करते थे, आप उन गाड़ियों को वहाँ पे रहने देते, आप डायरेक्ट सोलर पे मुंतकिल करते जब भी आपने करनी है, या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके, यानी मफादात के लिए जो कुछ। और दूसरी बात, आप ये बिजली की जिस तरह आमिर भाई समझा रहे हैं, हमें एक पूरा एक मेथड बता रहे हैं कि इस तरह आता है, ये है वो है, तो भाई गवर्नमेंट का ये काम है ना, ये चीज़ों को प्रॉपर्ली टाइम पे वही कह रही हूँ ना, आम सारिफ को इससे क्या लेना देना है? आम सारिफ को ये पता है कि हमें बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, और दोनों की लोड शेडिंग, गैस भी नहीं। मुझे और ना को ये सिपरा पंजाबी च दस रहा कि वाधू है बिजली जी, नहीं खत्म होंगी, फिर 3 दिन बाद लोड शेडिंग शुरू हो गई। ऐसे ही है वाधू बिजली का मतलब अभी आप 2500 आपकी है डिमांड है, और 2200 मेगावाट जो है वो मिल रही है बिजली। मैंने आपको बड़ा सीधा सा चीज़ बताई कि इस वक्त मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में है। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को भी भुगतना पड़ती हैं, और गालियों की सूरत में गवर्नमेंट आप भी ना कि आमिर भाई, अल्लाह के हुक्म से पब्लिक ही भुगत रही है सब कुछ। गवर्नमेंट भी भुगतती है। नहीं, गवर्नमेंट 1 साल की एक्सटेंशन साहिब साहब, जितनी गालियाँ इस वक्त गवर्नमेंट को पड़ रही हैं, आप हो तो आप खुदा की कसम छोड़ के चले जाएं। आप कहें यार मैं क्यों गालियाँ खाऊं, ये मुल्क मेरा अकेले का थोड़ी है, सबका है। अब जो बरूदी सुरंगें तरीके इंसाफ लगा के गई, वो फटनी तो थी। आमिर भाई, हम अरसा दराज, अच्छा ये अरसा दराज से नहीं है, ये अरसा दराज से नहीं है। हमने 2016-17 में, साहब सुन तो लेना यार, जी 2016-17 में हमने IMF से जान छुड़ा ली थी। वो कहते हैं हमने जान छुड़वाई थी। आप निकाल के देखें ना रिकॉर्ड, हर तकरीर में यही नहीं कहते। नहीं कहते, ओ नहीं, वो तो गए हैं, वो IMF के पास गए हैं इमरान खान साहब, उसके बाद को माने, बिल्कुल गए हैं। उन्होंने वो मायदे किए जो कि जिन मायदों की सख्ती इस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ती है। ये 6 महीने में सारे के सारी बिल्डिंग क्लैप्स नहीं हो रही, ये बिल्डिंग पिछले 4 साल की इमरान खान साहब की मेहनत से क्लैप्स हुई है। आज वो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, ये तो ब्लैक पेपर जारी करना चाहिए था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में बैठी वफाकी गवर्नमेंट, उसके पास मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह के विजन की कमी है। इसलिए ना वो सोशल मीडिया पर अपना पैगाम सही तरह से लोगों को दे सकते हैं, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बता पा रहे हैं। इनके पास उस जहनों की कमी है जो जहन इस तरह की चीज़ों पर काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे फील्ड में काम नहीं करते, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे काम करते हैं। जब खान साहब आए थे तो वो कहते थे जी कि पिछली गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ के गई, सारे खजाने खाली हो गए हैं। ये तो मैं कह रही हूं ना, ये ब्लेम गेम हम उन्होंने दावा किया था कि हमने IMF के पास नहीं जाना, हम क्यों किसी के आगे भीख के लिए हाथ फैलाएं। वो सारा कुछ वो किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई 3.5 पौने 4 साल जो गवर्नमेंट की है PTI ने, मेरा नहीं ख्याल किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है। ये कहने की बातें हैं, जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं कि वो उस चीज़ों को नरेट बड़ा अच्छा करते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, उनकी पूरी टीम है जो शुरू हो जाती है। हो सकता है ना कोई ऐसा वर्ड बोल दे तो इसके खिलाफ सुबह तक हज़ारों ट्वीट आ जाएंगे सोशल मीडिया पे, चीज़ें चल जाएंगी। नून लीग की ऐसी टीम नहीं है, और ये इसमें बिल्कुल नून लीग जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो भुगत रही है PDM की, वो तहरीक इंसाफ के लगाए हुए पौधे हैं जो इनको काटने पड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनको भी मेहनत करना पड़ेगी। अगर इन्होंने कुछ भी डिलीवर ना किया तो आने वाले दिनों में खान साहब का जो बयानिया है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इलेक्शन जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात सही है। साहिब साहब ने अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने पहले कहा कि वो गालियाँ खा रहे हैं, भुगत तो वो रहे हैं, ऐसे ही है, और वो गालियाँ खा रहे हैं, किसी के किए की गालियाँ वो खुद खा रहे हैं, तो खाते रहेंगे। अभी हमें भी ये भुगतना है, ये गवर्नमेंट को भी भुगतना है। दुआ ये है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो इसको डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में है,
पाकिस्तान भाई, अपने की सागदार साहब ने कल अच्छी पाकिस्तान खासी उम्मीद की दिलवाई है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की मईशत हीर है तो सागदार हमारे लिए रांझा है और एक लंगड़ा कैदो है। वो लंगड़ा कैदो कौन है? लंगड़ा कैदो जो है ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये लंगड़ा कैदो चाहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो आपने जाए। हमेशा एक नई ये टर्म लंगड़ा उतारी। कैदो कहता है कि तो लंगड़ा कैदो पाकिस्तान है कौन? भाई मैं तो एक ऐसी हीर रांझा से इशारतन बात कर नहीं कैदो ना, जो आप था पूछे ना, ये आपके कैदो जो था वो दुश्मन था हीर रांझा का और वो लंगड़ा था। तो अब कौन लंगड़ा है ये अब बताइए। लंगड़ा भाई आम साहब समझ जाए, अब वो बस जो समझाने की लंगड़ा आम है कोशिश कर रहे हैं। इसमें। लेकिन कैदो लंगड़ा ही है लेकिन मैंने ये और ना कैदो लंगड़ा है और जब तक ये कैदो लंगड़ा इसी तरह से हीर रांझा के खिलाफ बोलता रहेगा ये मोहब्बत की जो दास्तान है, कमान परवाह नहीं चढ़ चल सकती सकेगी। है ना। ये एक पीटीआई का ये बिल्कुल ये बड़ा अलमिया है। मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ कि आपके मुल्क का कोई भी अच्छा काम हो रहा है वो दूसरी गवर्नमेंट कर रही है, तो अगर वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं तो वो कहते हैं कि हम तो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखेंगे कि फैसल शाहकार को ना पुलिस एडवाइजर लगाएं बिल्कुल। या किसी भी हवाले से कोई इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपकी घर की लड़ाई है, इसको आप अपने घर के अंदर रखें। आप वोटों से अपनी इलेक्शन करवाएं या वोटों से आप at least जीत के आपको ये देखना चाहिए आए, आपके फिर आप मुल्क डिलीवर करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं, मैं नहीं खेल रहा था, किसी ने खेलने नहीं बिल्कुल दिया। ऐसे ही। हाँ, और सब वो जो ये कर रहे हैं। वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, तरीन साहब खड़े होकर तकरीर कर रहे थे तो मैं हैरान था। ये वो शख्स है जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को फोन करता है, कॉल करके कहता है कि आप लोग इनकार करें IMF के प्रोग्राम को ताकि ये प्रेशर में आए और ये मुल्क क्लैप्स कर जाए। यानी मुल्क को डिफॉल्ट और क्लैप्स कराने वाले, फिर आप पूछते हैं लंगड़ा कैदो कौन है? और यही तरीन है जो ब्रेक ले लेते हैं, पीपल ब्रेक पार्टी में के साथ साहिब भी साहब खड़े को थे। समझाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा है। मैदे की बोरी 12,000 रुपये तक पहुंच गई है। यानी अब आपको कम से कम 35 रुपये वाले नान की जो बाज़गश्त हम सुन रहे थे वो आने वाले कुछ दिनों में ये भी फैसला इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा। आमिर भाई, 50 रुपये पे जाएगा ना। मेरे तंदूर वाले का बयान है, तो ये किसी खाएगा सियासतदान का नहीं है। और उसने कहा जी 25 का किया है। साहिब साहब सुनने वाली बात है, उसने कहा 25 का किया, कारोबार आधा रह गया। ये 50 तक जाएगा नान तो ये कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग नान खरीदना बंद कर देंगे, आटा खरीदना। अब ये तो पंजाब गवर्नमेंट का काम था ना, गंदम का। हाँ, ये मैं कल का मशरक अखबार पेशावर का उसकी सुर्खी बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम महंगी करने का जिम्मेदार पंजाब है। यानी PTI पंजाब की गवर्नमेंट PTI खैबर पख्तूनख्वा में गंदम महंगी कर रही है। आप अंदाजा करें कि दोनों जगह पे PTI की गवर्नमेंट है और दोनों जगह पे झगड़ा क्या है, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। और मज़े की बात यह है कि आज आप किसी भी इंसाफी भाई से पूछ लें तो वो आपको कहेगा शहबाज शरीफ के दौर में देखें नान 25 का हो गया, 35 का हो गया, 50 का हो गया। मैं तो 50 कह रहा हूँ, 50 का हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बताएं कि आप भाई आपका जहन काम नहीं करता कि गंदम सूबाई मामला है, सूबे का मामला है और आपके लीडर जो कि इस वक्त सीएम साहब की मुसलसल चुप इस मामले में मुझे जो नहीं समझ आती। तो हर रोज का नहीं, वावेला तो है। CM किस बात पे बोलते हैं ना, आपको इस मसले पे समझ नहीं आ रही। किस मसले पे बात करते हैं आप बताएं ना, जरा कोई चीज़ बता दें। मैंने तो नहीं पूछी। लॉ एंड ऑर्डर की बात CM साहब को देखा आपने बात कभी? कर लें। सिर्फ जनाजे में जाते हैं या किसी शादी पे चले जाते हैं या किसी इवेंट छोटे मोटे पे चले जाते हैं, वो कोई ऐसी फील्ड वर्क तो कर नहीं रहे। आवाम के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। और ये जो आमिर भाई बता रहे हैं ना 50 पे चला जाएगा नान और ये मैदा 12,000 का हो गया, ये सारी आर्टिफिशियल महंगाई है। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि फिर वो मैं बात करूँगा कि शहबाज शरीफ जब होते थे पंजाब में जब उनकी गवर्नमेंट होती थी तो लोगों को डर होता था कि शहबाज शरीफ के पास जाएंगे, मीटिंग होगी, कोई चीज़ ख़राब हुई तो वहाँ पे डांट पड़ेगी, आप नौकरी से हट सकते हैं, फिर आपको पूरा जो नून लीग का टर्नओवर है पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, पैसे दो आप पोस्टिंग ले लो। और यहाँ पे जो आटे के हालात हैं ना, ये आपको नहीं पता, ये बड़ी समझने वाली टेक्निकल चीज़ है। ये फ्लोर मिल माफिया जो है ये कभी भी आपको उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करने देता। और उसके बाद जो फूड डिपार्टमेंट है उसके गंदम की ख़रीदारी जब करते हैं तब से लेके उसकी फ़रोख्त तक उसमें सारा करप्शन चल रही होती है। आप किस तरह चीज़ें ठीक करोड़ों अरबपति हो गए सारे ये अगर फूड वो डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों रुपए पति हो गए हैं तो जिन लोगों ने यहाँ पे आमिर भाई चेक एंड बैलेंस रखना है, जिनका काम है आवाम को रिलीफ देना,
अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अब आटा नहीं मिल रहा। पहले तो लोगों के उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना जी, एक हेलीकॉप्टर के साथ एक हेलीकॉप्टर, चेक एंड बैलेंस, वो एक बैलेंस किया ना, 2 हेलीकॉप्टर होने चाहिए, एक जहाज कंपनी का यानी उनका बेटा पंजाब गवर्नमेंट चार्टर त्यारे पे गया ना, एक जहाज जो है वो होना चार्टर त्यारा। तो मैं आपको मैं कहती हूँ आवाम के मसाइल इस हल हो मुल्क जाए ना। में चार्टर त्यारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बात कोई इस पर माने ना माने, मुझे नहीं पता कौन गया कौन नहीं गया, आपने बात कर दी, लेकिन इस मुल्क आपको किसी में बात का पता है? से चार्टर प्लेन जो है वो हीरो की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चार्टर प्लेन इस मुल्क में घड़ियों की फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है, और चार्टर प्लेन इस मुल्क में डॉलर्स को बाहर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और चार्टर प्लेन किस लिए होना चाहिए? बैठ के जाना है, वो जो बड़ा जहाज होता है ना जी, वो ज़्यादा सेफ होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो सिक्योर बिल्कुल होता होता है, है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। छोटा जहाज सेफ नहीं होता, लेकिन वो इसलिए एक सेफ की तरह भी होता है कि उसमें जितनी दौलत आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। और अब मुझे सिर्फ आम आवाम की बात करनी है। आमिर भाई इनकी बातें छोड़ दें, ये वो पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था ना, ये शैतानी आप हर खबर में इनको अल्लाह ताला ने खुला छोड़ा है, ये बस चलती जा रही है, ये चार्टर्ड तैयारे भी इन्होंने इस्तेमाल अभी करेंगे। फ्लोर मिल्स वालों की बात की और इन्होंने अभी फूड डिपार्टमेंट की बात की, तो मैं आपको सच्ची बात है, फिर मैं वो बात करूंगा तो मुझे इतराज़ आ जाता है कि चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। जब आपके ऊपर एक ऐसा चौधरी मुसल्लत कर दिया जाएगा, ये पंजाबी की कहावत है, ये किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन कहावत है इसी तरह से, तो इसमें फिर वो नीचे जो लोग हैं वो तो इसी तरह से करप्शन करेंगे और इसी तरह से लोग सुन लें, चिकन के रेट आज के जी 534 रुपए आज का रेट है। ये तो 600 700 800 तक 1000 रुपये तक लेके जाने की ये जो चिकन बनाने वाले हैं उनकी है, और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट को कि वो कंटेनर जिसमें ऐसी फीड है जो कि अगर मुर्गियों को दी जाए और वो जहर बनकर आपके जिस्मों में और आपके बच्चों के जिस्मों में सरायत करेगी, उसकी इजाज़त दे दी जाए। ये जनियाती फूड जो है ये मना है पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं आना चाहिए। हम चिकन खाना छोड़ देंगे, हम दाल सब्ज़ी पे आ जाएंगे, हम पानी के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन ये कैंसर और जहर आलूद जो फीड देना चाह रहे हैं मुर्गियों को, ये नहीं देने देंगे। आमिर भाई गरीब के पास तो पहले कुछ नहीं, सख्ती से अमल होना चाहिए। नहीं अमल करवाएगा कौन? किस कहाँ यहाँ पे आपको नजर आता है किसी जगह कोई इम्प्लीमेंटेशन? डीजी फूड अथॉरिटी साहब से हम प्रॉपर इस पे एक शो भी करेंगे और इस पे किस तरह से उन्होंने हिकमत अमली अपनानी है। ये बहुत संगीन मामला है, ऑलरेडी लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इतनी महंगी चिकन खरीद के भी उन्होंने अपने आप को बीमारियां लगाई हैं, तो फिर फायदा। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद आपका एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास है, 2 साल बाद पीएचए को होश आ गया, जेर तामीर शेरामाला वाटर टैंक की तामीर बंद। 1 मिनट है आमिर भाई, एक जागो सुबह हुई सिर्फ 1 मिनट आपके पास है। हाँ। ये पीएचए महकमा कर क्या रहा है? कल कमिश्नर गए हैं, मुल्तान रोड का विजिट किया है, वहाँ पे बुरी हालत है बिल्कुल, जो ग्रीन एरियाज हैं उनकी। और ये पीएचए मेरा ख्याल है अब वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से इसको इसी जमाने में लशारी साहब ने या बाकी लोगों ने इसको डेवलप किया था। तो ये महकमा जो इतना फजूल है कि इसको 2 साल के बाद होश आया। नहीं, हमने केनाल पे देखा है, बड़ी सजी होती थी इन दिनों में जब मैं वही कह रही हूँ, इसका क्रेडिट तो अब होश कोई नहीं आया। ये मेरा ख्याल है वासा ने किसी जगह पे इनको तंग किया होगा, इनके पास इन्होंने सोचा होगा कि वासा का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको बंद करे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है सरकारी महकमा में एक दूसरे कुछ नहीं कहते। एक दफ़ा हुआ कि ट्रैफिक पुलिस को एक्साइज वालों ने कोई चलान कर दिए, इनके गाड़ियाँ बंद की। अगले दिन कैप्टन लियाकत साहब थे, उन्होंने एक्साइज के दफातर के बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। हर गाड़ी जो एक्साइज की निकल रही थी उसका चलान कट रहा था उसका। ये तब होता है जब इनका कोई एक दूसरे और कोई वजह नहीं, कोई जाके शाके कोई नहीं। ये किसी जगह पे वासा ने तंग किया होगा तो पीएचए ने कहा कि इनका ये प्रोजेक्ट बंद करवा दो। होश नहीं आया। मैं तो अभी भी कहूंगी कि ये अपने ही कामों में मत है, अपनी ही इनकी एक अलग दुनिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले में। नए शहर आबाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, और फिर नए शहर आबाद करना सिर्फ एक बड़ा टास्क नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा टास्क ये है कि उस शहर में वो तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए
शहर लाहौर हमारे सामने है। अब हमें पता है यहाँ पे मसाइल क्या है, लाहौर के वासियों को बहुत अच्छी तरह से पता है। सो रूडा अब जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसपे हम वो तमाम मसाइल जो कि हम फेस कर रहे हैं, जो कि बड़े शहरों में होते भी हैं नो डाउट, लेकिन उन तमाम मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ आने वाली नस्लों के लिए बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम होती चली जा रही है, बिजनेस के मौके बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं, नौजवानों के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें नज़र आ रही है। सो रूडा के फीचर्स बेसिकली है क्या, असल में ये प्रोजेक्ट है क्या, आम आदमी को इससे कैसे फ़ायदा होगा, आम आदमी अगर इंटरेस्टेड है यहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, ज़मीन की ख़रीदारी के लिए, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, आज के शो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा इंजीनियर असद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ओवरऑल जो रूडा से मुतल्लिक सुना, इसके हमें फीचर्स बहुत इसमें अट्रैक्शन लगती है। सो मैं चाहूँगी इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम कहें कि भी बड़े प्रोमिनेंट फीचर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, ज़रूर आप बयान कर दें। जी बहुत शुक्रिया। रूडा का नाम ही शुरू होता आर से, आर फॉर रावी। रावी जो है वो पानी है और पानी ज़िंदगी है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो हमारी मक्का की आबादगारी थी वो कैसे हुई, जब वहाँ पे आबे ज़मज़म निकला। हमारी इंडस वाटर जी सिविलाइजेशन को आप देखें, आर्यान उसके बैंक्स पे तब आए, वहाँ पे पानी था। हमारे मुगल्स की जो आप कंस्ट्रक्शन देखें, 12 दरिया देखें, दे आर अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, और इवन इन इंडिया आगरे का ताजमहल। रावी को मैं बेचारा रावी कहता हूँ, ये मेरी बिल्टअप टर्म है, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज कि जब ये इसका पानी पाकिस्तान में एंटर होता है तो एंटर होने से पहले ही हमारे जो मेहरबान हैं उन्होंने डैम बना के 75% पानी तो रोक लिया। ठीक है, जो बचा कुचा पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, उस बचे कुचे पानी में हम अहलियान लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 क्यूसिक गंदा सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट उसका नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। पानी पहले ही कम था, पानी कम हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हुआ, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सैकड़ों फुट नीचे चलेगी। अभी चंद दिन पहले की बात है, जौहर टाउन में मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 1200 फुट भी डेप्थ पे बोर किया, पानी नहीं निकला। अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा करें आप कि आने वाली नस्लों के लिए कितना बड़ा जो है ये एक बड़ी मुश्किल है कि आपके आने वाली नस्लों के लिए पानी ही नहीं होगा। लेकिन अगर आ जाए आप रूडा की तरफ, तो यहाँ बड़े ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले ज़ेरे ज़मीन पानी को ही स्टोर किया जा रहा है। किस जी मैं मज़ीद अर्ज़ करता हूँ कि अब वो जब नाला हमने इसे डिस्चार्ज किया तो फ्लशिंग प्रॉपर नहीं थी, तो ये जो आप तो कहते हैं गंदा नाला, लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊँ, जो हमारी टेस्टिंग हमारी की है हमारे एक्सपर्ट्स ने, ये एक पॉइजनस वाटर बन गया एंड रिवर इज़ नाउ बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पॉइजनस रिवर इन द वर्ल्ड। अब जो आबी हयात हैं, जो हमारी मेरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो पानियों में तो जिंदा रहती है, हमने सही कहा, गंदे नालों में नहीं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया जी इसका। अब मैं आपको उसकी एक दूसरी साइड दिखाता हूँ। एक तो कि पानी नहीं है, व्हाट इफ़ कि जो अपस्ट्रीम पे डैम्स बने हैं, अगर उनके स्पिलवेज उनको एमरजेंसी में खोलने पड़ गए तो यहाँ पर तो सैलाब आएगा। बिल्कुल, आपने सही ठीक है। अभी लास्ट अगस्त सितंबर में 30,000 क्यूसिक का एक फ्लड पास हुआ एंड लाहौर वाज अंडर थ्रेट, आई एम टेलिंग यू। और ये माजी देखी जाए, हमारे जो हाइड्रोलॉजिकल के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि माजी में तो 5,76,000 क्यूसिक का भी आया हुआ यहाँ पे डिस्चार्ज, 5,76,000 क्यूसिक का। अंदाजा करें आप, यानी हमारे लिए लूज लूज सिचुएशन है। पानी कम से भी हम लूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा से भी हम लूज़ करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 कि रावी में पानी नहीं है या रावी में पानी है, दोनों साइड पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये शहर लाहौर आपने देखा है, ये एक बड़ा हैज़र्ड और बेहंगम तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। आप फिरोजपुर रोड पे जाएं, कसूर तक लाहौर पहुंच गया, रायवंड, वहाँ से रायवंड पहुंच गया, एक साइड से मुल्तान रोड, कामों की पता नहीं कहाँ कहाँ लाहौर पहुंच गया, बेहंगम तरीके से, मतलब कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ बेहंगम तरीके से, बल्कि अब देखिए इसका एक्सपेक्ट क्या है। बेहंगम तरीके से अब एक्सपैंड तो करेगा तो फैसिलिटीज और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, सीवरेज सिस्टम पे प्रेशर, आपकी सड़कों पे प्रेशर, सड़कों पे, और नजर भी आ रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2, लाहौर का बेहंगम फैलाव। बिल्कुल। अभी मैं अभी पिक्चर बाकी है, मैं आपको तीसरा एक प्रीव्यू देता हूँ।
अब जब ये आबादियाँ बनी हैं, दरख्त कटे हैं, इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क हुआ। हमारे सामने स्मोक के आपकी आज की पहली हेडलाइन क्या थी? स्मोक। ठीक है जी। अब टू सम अप कि आने वाले दिनों में अगर हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ना सिर्फ हम यहाँ पे पानी पी सकेंगे और ना हम यहाँ पर सांस ले सकेंगे, इवन ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। हियर कम्स रूडा। नाउ द स्टोरी ऑफ रूडा इज, रूडा के 3 मोटिव्स हैं बेसिक। दरियाए रावी की बहाली मेनली, ठीक। नंबर 2 प्लान्ड अर्बनाइजेशन। हमने अपने शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन सस्टेनेबल ऐसी अर्बनाइजेशन देनी है, प्लान, जहाँ पे वो अपनी फुल ज़ील एंड जेस्ट के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें। That's really good. और तीसरा मोटिव स्मोक का तदारुक। अब मैं आता हूँ रावी की बहाली के लिए। हमारे हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट, जिसमें डॉक्टरेट लेवल के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारी इस वक्त भी नंदीपुर के अंदर रावी की एग्जिस्टिंग कंडीशंस और प्रपोज कंडीशंस पर फिजिकल मॉडलिंग चल रही है। उन्होंने वेरियस डिस्चार्ज कंडीशंस पर दे आर नाउ असर्टेनिंग कि क्या हमारी जो सी सैलाबी रेला कहाँ से गुजरेगा और हमारी क्या कंडीशन डेवलप होगी। इन चीज़ों के बाद हम इस नतीजे में पहुँचे कि रावी को चैनलाइज कर दिया जाए। 46 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 20-22 फुट डीप ये एक दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम 3 बैराज बनाएंगे। 270 बिलियन लीटर यानी 270 अरब लीटर पानी स्टोर होगा। अंदाजा करें आप कि कितना ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। एंड लेट मी सरप्राइज यू फर्दर कि रोजाना की बुनियाद पर 1 अरब लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। जबरदस्त। मैं तो कहती हूँ ये बहुत जबरदस्त। रूडा का प्रोजेक्ट हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की लाइफ लाइन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। रूडा के इस और अब देखें, जो हम रावी में जो वेस्ट वाटर हम डाल रहे हैं, रूडा एग्जिस्टिंग लाहौर के बारे में मैं आपको बताऊं कि अरसा 20 साल से कुछ 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लान किए गए थे, अभी तक एक भी लगा। उसमें से 3 हमारी रूडा की जुरिडिक्शन में आ रहे हैं। उन 3 में से 2 जो एक महबूब बूटी में है और एक शादबाग में है, हमारे रूडा के वेस्ट वाटर जो हमारी टीम है उन्होंने फौरी तौर पर उसकी फिजिबिलिटी स्टडी डेवलप की। उसकी अनसोलिसिटेड प्रपोजल हमें मिली और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम टेंडर पे जाने वाले हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब एक नया शहर जब आबाद किया जाता है तो उस शहर में उसको बेस्ट इसलिए कहा जाता है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे सेहत सहूलियात भी मिले, एजुकेशन भी मिले और स्टेट ऑफ द आर्ट। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं लेकिन हम इन चीज़ों में पीछे चले जाते हैं। अभी हमारे अपने शहर में, शहर लाहौर में देख लें, अस्पतालों में रश है और सहूलियात उस तरह से नहीं है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं हम बना पा रहे हैं। सो नए शहर में आप क्या करने जा रहे हैं? जी, आपने खुद ही बात कर दी कि डोर स्टेप पे चीज़ें मिलें। हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है। दैट्स वेयर द प्लानिंग कम्स के ट्विन सिटी बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि एक मिसाल देता हूं कि हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था रूडा का। वैसे तो रूडा के हमारे इनोवेशन सिटीज़ हैं, मेडिकल सिटीज़ हैं, हमारा जो रूट स्पोर्ट्स सिटीज़ हैं, हमारा इसके गवर्नमेंट सिटी है, हमारा इसके अलावा एक फाइनेंशियल सिटी है जो किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पे बन रहा है, जिसमें हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, रिटेल की कमर्शियल एक्टिविटी, टूरिज्म, सारी चीज़ें। लेकिन एट द मोमेंट हमने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट चहारबाग लॉन्च किया। आपने बात की डोर स्टेप की और आपको मैं बताता चलूं कि आपने तो एक ग्रीन स्टैंडर्ड का पहला शुरुआत हमने कर दी। ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड से कहते हैं और बिकॉज मैं आपको ये बता दूं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड हूँ सस्टेनेबिलिटी पे बात करने की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रूडा की जो वर्क फोर्स है दैट इज फुली केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन स्टैंडर्ड्स फॉर दिस लाहौर, न्यू लाहौर। अच्छा, ग्रीन स्टैंडर्ड्स कहते हैं एक्सेस टू डाइवर्स यूज। अगर आप चहारबाग मास्टर प्लान देखें, हर 10 घरों के बाद आपको कोई कमर्शियल चीज़ या कोई पार्क मिल जाएगा। ये क्यों मिलेगा? ताकि हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों ने ग्रॉसरी करने जाना है तो दे डोंट नीड टू स्टार्ट देयर कार, दे डोंट नीड टू स्टार्ट देयर मोटर बाइक, व्हाई नॉट टू प्रमोट हेल्दी वॉकिंग। अच्छा, दूसरा बात सुने, ग्रीन बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स कि भाई अगर आपने थोड़ा दूर भी जाना है तो व्हाई नॉट टू गो ऑन साइकिल। इट्स वेरी वी आर प्रोवाइडिंग साइकिल ट्रैक्स डेडिकेटेड। आगे सुने, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी बारिश हो तो आप रेन वाटर को कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। रूडा इज इंप्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एट चहारबाग।
ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप अपनी कमर्शियल डेवलपमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसकी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, उसकी फेनिस्ट्रेशन, उसके फसाद इस तरह के हो कि जो इंडोर एनर्जी की कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज किया जाए। वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट इंडोर आउटडोर वाटर यूज रिडक्शन के स्टैंडर्ड्स। एक और हमारे शहर का जो बहुत बड़ा मसला है, हम देख रहे हैं लोड शेडिंग, फिर गैस की लोड शेडिंग, ये वो मसाइल हैं जो कि हमारी आने वाली नस्लों को भी फेस करना पड़ेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, लेट मी कम बैक टू एनवायरनमेंट। लाहौर और शेखुपुरा रीजन में 9 जंगल जिनको रूडा जो सा आबाद करेगा, इन जंगलों का मजमूई एरिया 6000 एकड़ है। उसमें से एक बड़ा जंगल है मोलनवाल की विसिनिटी पे, चूंग की विसिनिटी में, जिसको हम रख चौक फॉरेस्ट कहते हैं। उसका एरिया 3000 एकड़ है। पिछले साल हमने उस जंगल में 40,000 पौधे लगवाए। ये इंडिजिनियस प्लांट थे जो कि लोकल इन्वायरमेंट से एडेप्टेबिलिटी इनकी होती है। इस साल हम 1,60,000 पौधे लगा रहे हैं। इनमें अमलतास है, पिलकर है, नीम है। तो इंशाल्लाह जब ये हमारा जंगल आबाद होंगे तो हमारा स्मोक का मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक इंडस्ट्रियल स्टेट है 7300 एकड़ पर, उसका इंडस्ट्रियल फेज 1 पे, अच्छा फिर वही बात है फेजट की, अब वो इंडस्ट्री भी एक अनप्लान्ड मैनर में लगी हुई है। वहाँ पे आप चलें जाए महमूद बूटी के एरिया में, ना कोई वहाँ पे सड़कों का निज़ाम है, ना वहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई स्ट्रीट लाइटिंग है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। जो था वो तबाह बर्बाद हो गया। हम वहाँ पे अभी फेज़ 1 में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल कर रहे हैं। रिजिड पेवमेंट हम वहाँ पे बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक के वेट को, लोड को अकाउंट फॉर करेगी। इसके साथ साथ एट द मोमेंट हमारी इन्वायरमेंटल टीम्स वहाँ पे मोबिलाइज हैं। दे आर गोइंग डोर टू डोर टू असरटेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, द नेचर ऑफ एमिशन, द टाइप ऑफ इफेक्ट कमिंग फ्रॉम देम, सो दैट वी कैन रेगुलराइज, हम उनको रेगुलराइज करें। ईपीए की जो गाइडलाइंस है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस हैं, हम अपने इन्वायरमेंट कंट्रोल करें। टू रिकैपिचुलेट, टू सम अप, लेट मी टेल यू, रूडा का प्रोजेक्ट ज़ेरे ज़मीन पानी को गहराइयों से ऊपर लाने का प्रोजेक्ट है। रूडा का प्रोजेक्ट हमारी आबी हयात की बहाली का प्रोजेक्ट है। रूडा का प्रोजेक्ट हमारे स्मोक के तदारुक का प्रोजेक्ट है। रूडा का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म करने का प्रोजेक्ट है। फाइनली हम ये कह सकते हैं किसी ने लॉन्ग टर्म कोई ऐसी पॉलिसी तैयार की है जिससे आपका आने वाला वक्त, जहां पर मसाइल हमें नजर आ रहे थे, सिक्योर लाइफ नजर आएगी, सेफ लाइफ नजर आएगी, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि आबी हयात के लिए भी। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? सर मैं तो यही मैसेज दूंगा कि पहली बात है कि वी शुड नो अबाउट रूडा। ठीक है, हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस, इसलिए टेक्निकल टीम अब खुद मैदान अमल में आई है कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताएं। इसके साथ साथ देखिए जी, रूडा का एक और पहलू भी है इन्वेस्टमेंट का। आपने अभी जिक्र किया तो देखिए रूडा की जो है एक बेस्ट ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया कि जो भी इसकी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल ग्रीन स्टैंडर्ड्स पे है। वी आर फुली केपेबल ऑफ डूइंग दैट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रूडा में 8 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। तो मैं अपने देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ रूडा के पहले मोटिव को अंडरस्टैंड करें, रूडा के काज को सपोर्ट करें। ये एक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है एंड प्लीज़ इन्वेस्ट इन रूडा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट। सही। सो अब इतने ज़बरदस्त फीचर्स के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कोई करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। इतने ज़बरदस्त फीचर्स आपने बताए हैं तो हम चाहेंगे ये नया शहर हमें जल्द आबाद होता नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। मौसम कैसा है टुडेज वेदर में? मायदा इस वक्त हमें बाहर से ज्वाइन कर रही है। जी मायदा, बताइए कितनी सर्दी है आज और आने वाले दिनों में कितनी होगी? वो ना, सर्दी की बात करें आज तो सर्दी की शिद्दत आज इस कदर ज़्यादा है कि अपने आप को मुकम्मल पैकअप करके भी सर्दी की शिद्दत को एंजॉय करना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ है। हाथ ठंडे हैं और क्या ही बताऊं मैं आपको कि बाहर किस कदर की ठंड पड़ रही है आज, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे शहरियों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है ओवरऑल, जब सारा साल वो गर्मियाँ बर्दाश्त करते हैं और फिर उसके बाद ये ठंड को जो है वो तरस रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह की
आज ठंड है, मुझे नहीं लगता कि हमारे शहरी भी अपनी गरम गरम रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट छोड़कर या हीटर्स को छोड़कर घरों से बाहर निकलेंगे इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए। सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा जब आप भी स्टूडियो से बाहर निकलेंगी अपनी रिकॉर्डिंग के बाद तो आपको हो जाएगा, या जब आप घर से भी आ रही होंगी ऑफिस के लिए तब भी आपको जो है वो महसूस होगा कि किस कदर आज जो है वो ठंड पड़ रही है। और ठंड भी अच्छी खासी जो है वो पड़ रही है कि मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है कि गर्मा गर्म चाय का कप हो और इस सर्दी को जो है वो मैं इंजॉय करूं, ताकि आज मुझे लगता है कि शहरी भी जो है वो बड़ी तादाद में जाएंगे और चाय जो है वो सारा दिन ही आज इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है आज। बात करें फॉग की तो आज शहर भर में धुंध भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ अतराफ में क्या शहर ओवरऑल में जो है वो धुंध भी अच्छी खासी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। विजिबिलिटी कम है, शहरियों को दौरान सफ़र भी मुश्किलात का सामना है, तो कुछ इस ठंड को भी इंजॉय करना है और कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ जब हमारे शहरी बाहर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे मार्केट से हाफिज दिलावर, जो कि आज के रेट हमें बता रहे हैं। सो आज के सब्जियों के रेट, ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की बात की जाए तो 220 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 235 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 85 रुपये जो टमाटर हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन की अगर बात की जाए तो 295 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 320 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 365 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 400 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। और आलू की अगर बात की जाए 34 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 40 रुपये आलू जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। शलजम की अगर बात की जाए तो 25 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 27 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू की अगर बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। गाजर की अगर बात की जाए तो 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 90 रुपये 80 रुपये गाजर जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 25 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 30 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 74 रुपये सरकारी रेट लिस्ट। हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों के रेट बताया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।